जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज 2021 के हिस्ट्री क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे, आज इसका सेकंड वीडियो है ये। आज आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो सेट ए के अकॉर्डिंग 35 तक का क्वेश्चन हमने किया था। आज 36 क्वेश्चन से बात करते हैं। क्या कहा जा रहा है मदन पल्ले के संदर्भ में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आपको बताना है कौन सी बात यहाँ पे सही है। पहला कहा जा रहा है कि पिंगली वेंकैया ने यहाँ पे हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग के ट्री कलर को डिज़ाइन किया। दूसरा कहा जा रहा है पट्टाभी सीतारमैया ने क्विट इंडिया मूवमेंट को आंध्र प्रदेश रीजन से इसी जगह पे यानी मदन पल्ले से ही नेतृत्व किया। तीसरा कहा जा रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम को बंगाली से इंग्लिश में इसी जगह पे मदन पल्ले में ट्रांसलेट किया। चौथा कहा जा रहा है मैडम ब्लावस्की और कर्नल ऑलकॉट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो पहली हेडक्वार्टर है वो यहीं पे स्थापित की थी। तो इस क्वेश्चन की सोर्स की बात करेंगे उससे पहले। दोस्तों, हम सबको बेसिक एनसीईआरटीज पढ़ने के लिए रिकमेंड किया जाता है। अगर आप देखें तो ये 6th क्लास की सिविक्स की बुक है, यूनिट 1 डाइवर्सिटी। चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी, कि भारत देश में किस तरह से विविधता देखने को मिलती है। यहीं पे नेशनल एंथम दिया गया है, और नेशनल एंथम हम सब पढ़ते हैं, हमें याद भी है। लेकिन अगर यहाँ पे इसके लास्ट लाइन में आप पढ़ें, नोट करके लिखा हुआ है, जन गण मन वॉज ट्रांसलेटेड बाय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश इन February 1919 एट मदन पल्ले इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चित्तूर। यानी जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के मदन पल्ले में है, वहीं पे जनगण मन को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ये नोट करके लिखा हुआ है, और यहाँ पे ट्रांसलेशन भी दी गई है इंग्लिश में नेशनल एंथम की। इसके बाद चैप्टर की शुरुआत की गई है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो यही चीज़ जैसे हम लोगों को कहा जाता है एनसीईआरटीज़ के बारे में, तो एनसीईआरटीज़ के महत्व जो है वो सिर्फ चैप्टर के पर्पज़ से नहीं। आप देख सकते हैं कि कभी कभी जो हमारे रेफरेंस होते हैं, जो स्टार्टिंग के पेजेस होते हैं, जो प्रीफेस होती है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। वैसे ये न्यूज़पेपर वगैरह के द्वारा भी कवर किया गया था। जैसे अगर आप देखें तो ये 27 फरवरी को आर्टिकल छपा था द हिंदू के अंदर, व्हेन जन गण मन गॉट इट्स ट्यून। यानी मार्गरेट कजन्स ने इसका म्यूजिकल नोट लिखा, किनका, टाइगर टैगोर की जो लिरिक्स है मदन पल्ले में जो ट्रांसलेट किया था उन्होंने उसे। यहीं पे बताया गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर अपने ब्रीफ विजिट के दौरान मदन पल्ले में कुछ दिनों के लिए रुकते हैं, और इसी के अंदर बताया गया कि ये कॉमन नॉलेज है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम जनगण मन को 1911 में लिखा, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इसे इंग्लिश में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में ट्रांसलेट किया गया और धुन दी गई 28 फरवरी 1919 को, जब टैगोर ने ब्रीफ स्टे किया मदन पल्ले में। आगे समझिए, मदन पल्ले को इतिहास में एक महत्वपूर्ण जगह मिली क्योंकि टैगोर ने इसी जगह पे टैगोर चोज टू स्टे विथ आयरिश पोएट जेम्स कॉजन्स, जो कि प्रिंसिपल थे एनी बेसेंट की जो थियोसॉफिकल कॉलेज है उनके। उसके बाद तब तक माना जाता था जनगण मन सिर्फ एक लिरिक्स है, लेकिन बाद में इसे सॉन्ग बना दिया गया जब मार्गरेट कजन्स ने इसे नई धुन प्रदान की। बहुत ही ध्यान के साथ एक एक लाइन को समझा गया, पढ़ा गया, और उसके बाद म्यूजिकल नोट तैयार किया गया, और फाइनली गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसे अप्रूव कर दिया, हैप्पीली अप्रूव्ड। दोस्तों, इस तरह के माइनर न्यूज़ को कवर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया एनसीईआरटीज़ वगैरह के अंदर है, तो अगर हम लोग अच्छे से पढ़ें और प्रीफेस वगैरह भी डिटेल से पढ़ें तो ही इस तरह के क्वेश्चंस आंसर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पेयर्स दिए गए हैं हिस्टोरिकल प्लेस और वेल नोन फॉर, और उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है कि कौन कौन से यहाँ पे करेक्टली मैच है। पहला कहा गया बुर्जा होम रॉक कट श्राइन्स के लिए, दूसरा कहा गया चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा आर्ट के लिए, और तीसरा कहा गया गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट के लिए। यहाँ पे कौन कौन से करेक्टली मैच है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले सोर्स की बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, ओल्ड एनसीईआरटी जो आती है RS शर्मा की, उसकी PDF अच्छी क्वालिटी की नहीं आती है, तो मैंने इमेज क्लिक की है। यहाँ पे देखिए, अब पेलियोलिथिक वाला जो चैप्टर है स्टोन एज के बाद वाला, वहाँ पे बताया गया है कि पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक एज के बारे में, कि किस तरह से वो पेंटिंग को करते थे। उसके बाद प्री हिस्ट्रिक आर्ट में अगर हम लोग देखें तो भीमबेटका की, हमें मध्य प्रदेश में भीमबेटका की पेंटिंग देखने को मिलेगी जो कि विंध्याचल रेंज के पास है। इसके बाद रॉक पेंटिंग एक्सटेंड की पेलियोलिथिक टू मेजोलिथिक पीरियड में, और इसी के आगे बताया गया कि एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे नॉर्दर्न स्पर्स ऑफ विंध्यन इन द बेलन वैली में सारी ही चीज़ें मिजोलिथिक, पेलियोलिथिक और नियोलिथिक भी सीक्वेंस में देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही यूनिक बात है। और उसके बाद अगर आप देखें तो नियोलिथिक एज के बारे में बताया गया, और ब्रैकेट में लिखा गया फूड प्रोड्यूसर, यानी नियोलिथिक एज के लोग फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। और टाइम पीरियड अगर आप देखें तो सबसे पहले बताया गया नियोलिथिक सेटलमेंट इंडिया में 7000 BCE में देखने को मिलता है, मेहरगढ़ के पास।
जो कि मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, वहीं पे। इसी में अगर आप और डिटेल से पढ़े तो यहाँ पे बताया गया है कि इस तरह के जो लोग हैं वो टूल को और पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश स्टोन का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आगे देखिए बताया गया एक्सेस के टाइप पे भी डिवाइड किया गया कि किस तरह के एक्सेस, रेक्टेंगुलर एक्सेस और डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे हथियार देखने को मिलते हैं। इसके बाद कश्मीरी नियोलिथिक कल्चर को अपने ड्वेलिंग पिट्स वगैरह से आइडेंटिफाई किया गया, डिस्टिंग्विश किया गया है। और एक इंपॉर्टेंट साइट की बात की गई है जो कि बुर्जा होम है। नियोलिथिक साइट की अगर हम लोग बात करें, नियोलिथिक आपको पता होगा जो सबसे बाद में जो साइट आई नियोलिथिक, वहीं नियो का मतलब होता है न्यू और लिथिक का मतलब स्टोन। तो न्यू स्टोन एज में सबसे एक इंपॉर्टेंट जो साइट था, इंपॉर्टेंट जो स्थल थी, वो है बुर्जा होम। और बुर्जा होम कहाँ पे? श्रीनगर से 16 किलोमीटर वेस्ट यानी जम्मू कश्मीर में ही है। और इसका नाम है द प्लेस ऑफ बिर्च यानी बुर्जा होम। सो आपने चाहे किसी भी बुक को फॉलो किया हो, आपको बुर्जा होम का नाम जरूर देखने को मिलेगा जब भी नियोलिथिक साइट की बात आएगी। एक बहुत ही फेमस नियोलिथिक साइट है। और आगे बताया गया कि ये लोग एग्रीकल्चर से संबंधित है, एग्रीकल्चर के विषय में जानते थे। गुफ्रकाल यानी गुफ्रकाल मतलब गुफा के टाइम पे गुफ्रकाल के जो लोग हैं, जो कि नियोलिथिक साइट है 41 किलोमीटर श्रीनगर में, वहाँ पे भी एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो गुफ्रकाल है वहाँ पे भी एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन देखने को मिलता है। इसी तरह से एक और जगह है पटना से 40 किलोमीटर वेस्ट में चिरंड, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि नियोलिथिक साइट्स में बहुत तरह के टूल्स देखने को मिलते हैं। डियर के हॉर्न से भी टूल्स बनाए गए हैं। और भी काफ़ी सारी बातें बताई गई हैं। यहाँ पे इमेज भी दिया गया बुर्जा होम के नियोलिथिक बोन टूल्स का। काफ़ी डिटेल में बुर्जा होम पर बात की गई है कि वहाँ के लोग किस तरह के कोर्स ग्रे पोट्री का यूज़ करते थे। उसके बाद डोमेस्टिकेशन देखने को मिला, यानी मास्टर्स के साथ ही बरी किया गया डॉग्स को। तो इससे साबित होता है कि यहाँ पे डोमेस्टिकेशन भी देखने को मिला। और उसके बाद बुर्जा होम का टाइम पीरियड भी बताया गया और चिरंद के बारे में भी बात की गई है नियोलिथिक साइट के रूप में। इसी बुक के नेक्स्ट पेज में आप जाएंगे पेज 48 में, तो वहाँ पे आगे बताया गया है इनाम गांव वगैरह के बारे में कि इनाम गांव एन एडल्ट वाज बरीड विद पॉटरी एंड सम कॉपर, यानी यहाँ पे एडल्ट को कॉपर के साथ दफनाया गया। और भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं। जैसे क्रोनोलॉजिकली अगर हम लोग देखें तो एक स्पेशल प्लेस है गणेश्वर, जो कि विच इज़ लोकेटेड क्लोज टू द रीच कॉपर माइंस ऑफ सीकर झुंझुनू एरिया ऑफ द खेतरी कॉपर बेल्ट इन राजस्थान। हमें पता है कि राजस्थान में खेतरी में कॉपर माइंस देखने को मिलते हैं खेतरी में। उसी के पास एक आइडेंटिफाई किया गया साइट को, गणेश्वर को, जो कि सीकर झुंझुनू के पास है। और माना जाता है कि ये कॉपर सप्लाई में काफ़ी एक प्रमुख शहर था। आगे भी बहुत डिटेल में बात की गई है। गणेश्वर मेनली सप्लाइड कॉपर ऑब्जेक्ट टू हड़प्पा एंड डिड नॉट रिसीव मच फ्रॉम इट, यानी गणेश्वर जो स्थल है वहाँ पे हड़प्पा के लोगों को भी कॉपर सप्लाई किया जाता था। तो बुर्जा होम हमने देखा कि एक नियोलिथिक साइट है, नियोलिथिक साइट है, ना कि रॉक कट श्राइन्स के लिए फेमस है। और रॉक कट श्राइन्स के लिए आपके एलोरा हो गए, अजंता केव्स हो गई, बाघ केव, बादामी केव्स, ये सब रॉक कट श्राइन्स होती हैं। जो रॉक को काट करके जो स्थली बनाई जाती हैं वो रॉक कट श्राइन्स होती हैं। तो बुर्जा होम तो एक नियोलिथिक साइट है जहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है कि नियोलिथिक पीपल्स रहते होंगे और अपने किस तरह से वो जीवन यापन करते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में उन्हें पता है या नहीं, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं या नहीं, इन चीज़ों पर बात करता है बुर्जा होम। और चंद्रकेतुगढ़ के बारे में अभी हमने नहीं देखा, पर हमने गणेश्वर देखा है। गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट्स में काफ़ी फेमस था, काफ़ी हड़प्पन लोगों को भी कॉपर के चीज़ों को सप्लाई करता था। तो बुर्जा होम को हम लोग एलिमिनेट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से, और 3 को हमें इंक्लूड करना है। लेकिन हमारे पास अभी भी 2 ऑप्शन बचा है। अगर हमें पता है कि चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा आर्क के लिए फेमस था तो ही हम इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे, क्योंकि ये 50-50% वाला बात है। सो अगर आप न्यू वाली एनसीईआरटी देखें थीम सीरीज की, तो उसमें थीम 2 में किंग्स, फार्मर एंड टाउन, जो कि अर्ली स्टेट के बारे में बात करता है। इसी के पेज 43 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट किंगडम और टाउन की बात की गई है। श्रावस्ती, कन्नौज, मथुरा, ये सब जगहों के नाम दिए गए। और यहीं पे आप देख सकते हैं बांग्लादेश वाले रीजन में चंद्रकेतुगढ़ देखने को मिलेगा, उसके ऊपर में महास्थान है। तो यहीं से चंद्रकेतुगढ़ जगह के बारे में हमें पता चलता, लेकिन इसके बारे में कुछ भी डिटेल में बताया नहीं गया है। तो अगेन फिर यहाँ से पता करना सिर्फ लोकेशन के बेसिस पे काफ़ी डिफिकल्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दोनों ही बातें सही है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा आर्क के लिए फेमस था और गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट के लिए, लेकिन किसी भी बेसिक सोर्सेज में ये डायरेक्टली नहीं कवर किया गया। ये जो बुर्जा होम है वो साइट था नियोलिथिक पीरियड का, जो आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता है, बट बाकी के 2 यहाँ पे डिफिकल्ट थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है 2 और 3।
सो इस तरह के क्वेश्चन में 50-50% एलिमिनेट करने के बाद आप इनको ज़रूर अटेम्प्ट करिए। और यहाँ पे अगर आप ऐसे भी सोचें कि चंद्रकेतुगढ़, अगर आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ आइडिया है नाम से, तो यहाँ पे आप कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि मे बी, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो मे बी टेराकोटा आर्क के लिए फेमस हो। लेकिन इस तरह की जो बातें होती है जैसे रॉक कट श्राइन, अब हिस्टोरिकल प्लेस में अगर आपको आइडिया है कि बुर्जहम तो काफ़ी पहले की बात है, उस टाइम पे तो रॉक कट श्राइन इंडिया में देखने को ही नहीं मिलते। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन और इंटेलिजेंट गेसिंग के साथ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 50% एलिमिनेट हो चुका है। 50% एलिमिनेट होने के बाद ये सब चीज़ें करना थोड़ा आसान होता है रिलेटिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आया 38 नंबर। 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए, उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। पहला कहा जा रहा है कि इल्तुतमिश के टाइम पे चंगेज खान रीच द इंडस इन परस्यू ऑफ फ्यूजिटिव ख्वारिज्म प्रिंस, यानी जो भगोड़ा ख्वारिज्म प्रिंस है उसकी तलाश में चंगेज खान इल्तुतमिश के टाइम पे इंडस पहुंच गया था। दूसरा कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे तैमूर ने मुल्तान को ऑक्यूपाई किया और इंडस को क्रॉस कर दिया, इंडस रिवर को क्रॉस किया। तीसरा कहा जा रहा है कि देवराय सेकंड के टाइम पे जो विजयनगर एम्पायर है, जो कि विजयनगर एम्पायर के देवनगर सेकंड थे, उसी के टाइम पे वास्को डी गामा केरला के तट पर उतरा। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन कौन सी बातें करेक्ट हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के सोर्स की बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो बुक है ये तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक है। बहुत फेमस बुक होती है तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री वाली, आपको पता होगा। और इसी में एंशिएंट हिस्ट्री और भी क्वेश्चन से तमिलनाडु बोर्ड की बुक से आए हैं, बट वो एनसीईआरटी के अंदर थे तो वो मैंने शो नहीं किया। सो यहीं पे स्लेव डायनेस्टी की बात की गई है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया गया। फिर इल्तुतमिश के बारे कहा गया कि इल्तुतमिश इल्बरी ट्राइब से संबंध रखता था, इसलिए उसकी डायनेस्टी को इल्बरी डायनेस्टी कहा जाता है। हिज हाफ ब्रदर सोल्ड हिम एज अ स्लेव टू ऐबक, यानी उसके हाफ ब्रदर ने उसे ऐबक को बेच दिया। उसके बाद ऐबक ने उसे सन इन लॉ बना लिया अपनी बेटी का विवाह करके। उसके बाद ऐबक ने उसे इक्तादार बनाया ग्वालियर का। और इस तरह से बातें की गई हैं कि 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने आराम बख्श को हरा दिया और उसके बाद सुल्तान बन गया। अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया, ये बात ध्यान रखिएगा। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। और फर्स्ट 10 ईयर में उन्होंने तो सबसे पहले अपने थ्रोन को सिक्योर करने की कोशिश की। और इसी बीच क्या हुआ, तेमुजिन, जिसे चंगेज खान के नाम से जाना जाता है, द लीडर ऑफ मंगोल्स, स्टार्टेड इन्वेडिंग सेंट्रल एशिया, यानी जो मंगोल्स का लीडर था उसने सेंट्रल एशिया में इन्वेड करना स्टार्ट किया। जलालुद्दीन मकबरनी को हराया, जो कि ख्वारिज्म का रूलर था। किसे हराया? जलालुद्दीन मकबरनी को, ख्वारिज्म का रूलर था। और मकबरनी ने फिर इंडस रिवर को क्रॉस किया और असाइलम लिया, किसमें? इल्तुतमिश के पास। अब इल्तुतमिश के पास असाइलम लेने की, यानी पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन इल्तुतमिश ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि अगर यहाँ पे चंगेज खान ने मंगोल्स यहाँ पे पहुंचे तो फिर यहाँ पे भारी ऑनस्लॉट देखने को मिलेगा। तो अपने एम्पायर को बचाने के लिए उसने मना कर दिया जलालुद्दीन मकबरनी को कि नहीं, हम आपको अपने दरबार में यहाँ पे नहीं रख सकते। और उसके बाद फॉर्चुनेटली फॉर इल्तुतमिश चंगेज खान रिटर्न होम विदाउट एंटरिंग टू इंडिया, यानी जब चंगेज खान को पता चला कि नहीं ये इसके दरबार में नहीं है, तो वहाँ पे बिना यहाँ पे फॉर्चुनेटली की बात की गई, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि फिर चंगेज खान भारत नहीं आ पाया। अगर वो आता तो फिर बहुत ही ज़्यादा भारी यहाँ पे युद्धपात देखने को मिलता। तो इनफैक्ट द मंगोल पॉलिसी ऑफ इल्तुतमिश सेव्ड इंडिया फ्रॉम द रेथ ऑफ चंगेज खान, यानी जो मंगोल की नीति इल्तुतमिश की, उसने चंगेज खान के रेत से इंडिया को बचा लिया। तो यहाँ पे हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि चंगेज खान भारत नहीं आ पाया, अदरवाइज फिर सिचुएशन कुछ और होती। और ये बात आप किसी भी एनसीईआरटी बुक में भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पे भी इल्तुतमिश और चंगेज खान की बात की जाती है। तो हमें पता चल गया कि हाँ, इल्तुतमिश के टाइम पे ही चंगेज खान रीच द इंडस इन द परस्यू ऑफ फ्यूजिटिव ख्वारिज्म प्रिंस। ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि ख्वारिज्म प्रिंस जिसका नाम जलालुद्दीन मकबरनी था, उसी की तलाश में चंगेज खान इंडस को रीच करता है, लेकिन इंडिया तक, किंगडम तक नहीं पहुँचता है। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश ने मना कर दिया जलालुद्दीन मकबरनी को अपने दरबार में रहने से। दूसरा देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही तैमूर ने मुल्तान को ऑक्यूपाई किया और इंडस को क्रॉस किया या नहीं। सो इसी तमिलनाडु वाली बुक में फिरोज तुगलक, यानी तुगलक डायनेस्टी के बाद आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात की गई है फिरोज तुगलक के टाइम पे। और यहीं पे न्यू डिपार्टमेंट जैसे स्थापित किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए द इन्वेजन ऑफ तैमूर इन 1398, यानी 1398 में तैमूर के आक्रमण के बाद सिचुएशन और ख़राब हो गई। जब तैमूर दिल्ली एंटर करता है तो वहाँ पर कोई ओपोजिशन देखने को नहीं मिलता, इसलिए काफ़ी आसान हो जाता है उसके लिए दिल्ली को लूटना। 3 दिनों तक काफ़ी दिल्ली को लूटता है। 1399 में विथड्रू कर जाता है इंडिया से, और इनफैक्ट एक तुगलक डायनेस्टी को डेथ ब्लो दे करके चला जाता है।
सो देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि चीज़ें डायरेक्टली भी ना लिखी हुई, बट अब अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझते हैं कि एक सीक्वेंस दूसरे सीक्वेंस के बाद क्यों हुआ, तो इन बात को अगर जैसे यहाँ पे इसी पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप इस तरह से इसे सोच पाते कि जो तैमूर है वो भारत में आसानी से आक्रमण इसलिए कर पाया क्योंकि कोई तुगलक वंश का कोई फॉर्मिडेबल कोई मजबूत राजा देखने को नहीं मिला, बल्कि तुगलक वंश खुद अपने पतन में चल रही थी और तैमूर के आक्रमण के बाद पूरे तरीके से तुगलक वंश खत्म हो गई। तो उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि एक आप कह सकते हैं एक तरह का पावरफुल किंग था उस टाइम पे, तो वो नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पे सेकेंड वाली बात यहाँ पे गलत है। तो तुगलक वंश के अंतिम राजाओं में से एक था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, वो उस टाइम पे 1398 में कर रहा था, लेकिन उसकी कोई वो पावरफुल था नहीं, तो इसलिए काफ़ी आसान हो गया तैमूर के लिए लूटपाट करना। तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि विजयनगर के देवरा सेकंड के टाइम पे वास्को डी गामा केरला के तट पर उतरा, ये बात यहाँ पे गलत है। सो अगर आपको ये पता होता यहाँ पे कि जो फर्स्ट है यहाँ पे बिल्कुल सही है और सेकंड यहाँ पे गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे तैमूर ने नहीं ऑक्यूपाई किया था, बल्कि नासिरुद्दीन मोहम्मद के टाइम पे ऑक्यूपाई किया था। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते भी हैं बहुत बार कि जब तैमूर ने आक्रमण किया 1398 में, तो उस टाइम पे कौन था भारत का किंग, ऐसे करके एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है और भी अदर एग्जाम्स स्टेट पीएससी में भी पूछते हैं। तो अगर आप वो भी कर सकते थे तो फिर वहाँ पे आंसर एलिमिनेट करना आसान होता है। यहाँ पे फर्स्ट को इंक्लूड करेंगे और सेकंड को एलिमिनेट। तो अगर यहाँ पे आंसर में फर्स्ट को इंक्लूड करें और सेकंड को एलिमिनेट करें तो सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा ए, और जो कि करेक्ट आंसर है हमारा, और यहाँ पे सी आंसर नहीं होगा, यानी थर्ड वाला बिल्कुल गलत ही है। तो यही एग्जामिनर चेक करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर आप दो स्टेटमेंट ही कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे आप आंसर तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि थर्ड वाला किसी भी बुक में किसी भी स्टैंडर्ड सोर्सेज में कवर्ड नहीं है। ये पॉइंट आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा कि उस टाइम पे कौन था किंग जब वास्को डी गामा भारत उतरा। लेकिन बाकी के अगर आपको दोनों पता है तो इसे आप कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको विजयनगर एम्पायर के बारे में पता है कि जो 4 किंगडम आई यहाँ पे, उनका ब्रीफ टाइम पीरियड अगर आपको पता है तो भी आप इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने में ये आपको मदद करता। जैसे संगम डायनेस्टी अगर आप देखें तो ये 1336 से लगभग 1485 तक चली। उसके बाद सलुआ डायनेस्टी आई जो कि 1485 से 1505 तक रही, और तुलुआ डायनेस्टी उसके बाद आती है, और फिर अराविडू डायनेस्टी जो कि लास्ट डायनेस्टी थी। और यहीं पर तुलुआ डायनेस्टी में ही आपको कृष्णदेव राय और देवा राय सेकेंड देखने को मिलेंगे, जिनका टाइम पीरियड ही 1491 से 1570 तक चला। तो यहाँ पे जो वास्को डी गामा भारत आया हम सबको पता है 1498 में, लेकिन देवा राय सेकेंड का अगर आप देखें राइन पीरियड तो 1525 के बाद का देखने को मिलता है। तो टाइम गैप है काफ़ी। तो थर्ड को भी आप एलिमिनेट करते तो फिर यहाँ पे 2 स्टेटमेंट बचते, जिसमें सेकंड गलत है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। तो यहाँ पे इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, उसके बाद आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इससे पहले की जो इसके पहले का जो फर्स्ट पार्ट है उसे भी आप जरूर कवर कर लीजिए। 3 पार्ट में पूरी हिस्ट्री सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हिस्ट्री के बाद अदर सब्जेक्ट को भी इसी तरीके से कवर करेंगे। बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस होगी, प्रत्येक क्वेश्चन के डेप्थ में हम लोग जाएंगे और समझेंगे कि ये क्वेश्चन डुएबल था या नहीं, या किस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को किन किन सोर्सेज से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।